आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। कहानी है सिर्फ काली लड़कियाँ। शुरू करती हूँ। मैं बरसों बाद अन्नी के घर गई। उसकी भाभी आभा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब वह चाय बनाने गई तो मैं टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर उलटने पलटने लगी। वह अन्नी के भाई अजय विश्वास की डायरी थी। अपराध था, पर जो पन्ना खुला उसे देखकर मैं पढ़े बगैर रह नहीं सकी। वह कुछ यूं था। मेरी प्यारी बहन अन्नी, आज तुझे हमसे बिछड़े हुए पूरे 28 बरस हो गए। अगर तू अब जीवित होती तो देख पाती कि देह के रंग के कोई विशेष मायने नहीं होते। तेरे जाने के बरस भर बाद जब तेरी भतीजी यानी मेरी बेटी मेधा जन्मी तो मुझे लगा जैसे तू ही घर लौट आई। उसमें मैंने हमेशा तुझे देखा। मैंने उसे नहीं, जैसे तुझे पाला। तेरे अंतहीन अपराजेय अवसाद को निर्मूल कर देने की धुन थी मुझे। सो मैंने उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया है अन्नी। तेरी इस भतीजी ने IIT रुड़की से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। डिफेंस कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से MTech में भी टॉप ही किया। उसके बाद उसे DRDO द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में भारत के 10 युवाओं में से एक चुना गया। फिर वहीं उसे अपेक्षाकृत कठिन कोर्स गाइडेड वेपन के निर्माण के लिए चुना गया। उसके यानी तेरे सातों आसमान तब उसकी यानी तेरी मुट्ठी में कैद हो गए जब उसे भारत की जटिलतम मिसाइल निर्माण के लिए वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख चुना गया। तेरी इस भतीजी मेधा के सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते थे अन्नी, पर मैंने उसे वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक की देह का रंग देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से तो प्रभावित होने नहीं जा रहा अन्नी। पता है, तेरी इस काली स्याह भतीजी मेधा के सामने एक से एक गोरी लड़कियों के सौंदर्य फीके पड़ गए। सहपाठी लड़कों के पुरुषत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान तेरी इस काली भतीजी के व्यक्तित्व से टकराकर चूर चूर हो गए। काश तू भी अभी जन्मती अन्नी, तब जबकि मैं इतना बड़ा था। तब तुझे यूं हिम्मत हारनी नहीं पड़ती मेरी प्यारी बहन। बाबूजी ने हम तीनों भाइयों की अच्छी शिक्षा के लिए सीमित साधनों का हवाला देकर तेरी शिक्षा कुर्बान कर दी थी। उस समय मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझे कि उनके घर में जन्म लेकर तू पराया धन नहीं हो सकती है। विवाह तो हम सबके भी हुए ही ना। चल, मैं तो उनके पास रह पाया, पर बाकी दोनों भाई तो परदेश जाकर उनके पास उतना भी नहीं आ पाए जितना तू आ पाती अपनी ससुराल से उनके पास। बाबूजी की इस पुरानी सोच पर तू उन्हें क्षमा कर देना अन्नी। तेरा दुख मैंने हमेशा समझा। तुझे आशा बंधाने और समाज को राह दिखाने के लिए ही तो मैंने इस सांवली लड़की आभा से विवाह किया था। तू तो अच्छी तरह जानती थी अन्नी, फिर इस तरह हिम्मत क्यों हारी तूने? कितना नाराज हुए थे ना माँ बाबूजी दोनों आभा के विवाह के नाम पर। आभा से विवाह के नाम पर उन्होंने तो उसे आज तक मन से स्वीकारा भी नहीं। तू विश्वास कर या मत कर, जब से तू गई है तब से मेरे मन में तो सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रहती हैं अन्नी, जैसे उन सब की कुशलता की जिम्मेदारी मेरी ही है। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी मेधा को काले गोरे के पचड़े से निकाल कर आत्मविश्वास का अनंत आकाश तेरी या उसकी मुट्ठी में भरकर उसे यानी तुझे पूर्ण सक्षम बनाया है अन्नी। अब तो तू खुश है ना? दिनांक 13 अप्रैल 2009। अजय विश्वास। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलते अजय भैया याद आ गए। जब कभी अन्नी गिर जाती या उसे कोई मार देता तो अजय भैया अपने दोस्तों को छोड़कर अन्नी को उठाने चले आते। जब उसे प्यार से चुप करा देते तभी वापस खेलने जाते। अन्नी ही नहीं, वे हम सब छोटी लड़कियों के लिए यही करते। अजय भैया की डायरी में अन्नी के नाम यह पत्र देख पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे अन्नी फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई है। उसकी एक एक बात जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी। उसके जीवन से जुड़ी हर घटना जैसे पुनर्जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी।
मैं बचपन में अन्नी की सहपाठी मित्र रही थी और उसकी पड़ोसन भी। अपनी अल्लड़ बुद्धि के साथ उसे संबल देने का प्रयास तो बहुत किया था मैंने भी, पर मेरा ब्याह बहुत जल्दी हो गया और अन्नी अकेली पड़ गई। फोन नहीं थे उस समय हमारे घरों में, पत्रों से कितना ढाढ़स बंधा पाती मैं भला। अपने ब्याह से पूर्व उसकी लगभग हर व्यथा मैंने अपने कानों से सुनी थी। सिर्फ सुनी ही नहीं, काफी कुछ अपनी आंखों देखी भी थी, जिसे उसने बहुत ही बेरहमी से खत्म कर दिया था। मैं उसकी व्यथा कथा और उसकी खुद से बेरहमी को कभी एक दिन भी तो भुलाकर जी नहीं सकी। अन्य की वही व्यथा कथा आज आपको सुनाने जा रही हूँ, इस आशा के साथ कि आपको यह व्यथा कथा सुनाकर उससे जुड़ा अपना यह दुख शायद थोड़ा सा कम कर पाऊं। 3 भाई थे अन्नी के। 2 विदेश चले गए थे, जिन्होंने घर परिवार की ज़रूरतों से कोई खास सरोकार नहीं रखा था। सबसे छोटे अजय भैया इंजीनियरिंग करके अपने ही शहर में नौकरी कर रहे थे। सबसे छोटी और इकलौती बहन थी अन्नी, काली स्याह अन्नी। सचमुच बहुत ही काला रंग था उसका, मैला मैला सा, छोटी छोटी गोल गोल आंखें, सलेटी रंग के होंठ, सिर पर उलझे उलझे काले घुंघराले बालों का बेतरतीब घना छत्ता, पिता जैसा पक्का रंग, माँ जैसे हौच पौच नैन नक्श और माँ जैसी ही ठिकनी रास। पढ़ाई के नाम पर भी उसके पिता उसे आर्ट्स में ग्रेजुएट ही करा पाए थे, वो भी प्राइवेट, जिसके इस कलाकार प्रतियोगिता वाले समय में कोई खास मायने नहीं थे। फलस्वरूप उसका मन रसोई में रम गया। पाक कला की शौकीन और प्रवीण अन्नी खूब बनाती, खूब खिलाती और खूब खाती भी। इस स्वादिले शौक के चलते कब उसका शरीर उसकी उम्र से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। उसमें किसी लड़के या लड़के वालों को पसंद करने योग्य कोई विशेष तो क्या, साधारण बात भी तो दिखाई नहीं दी। तो क्या कोई भी गुण दिया ही नहीं था प्रकृति ने उसे? नहीं, ऐसी बात नहीं। उसे तो गुणों की खान भी कहा जा सकता था। उसके पास निर्दोष खिलखिलाहटें थी, उसकी दुर्लभ निश्चलता थी, धुले कांच सा साफ शफाक मन था और अपने पराए हरेक के लिए उसकी छोटी छोटी आंखों से झांकता स्नेह का विशाल सागर था। क्या उसकी इन विशेषताओं को उसके गुणों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था? शायद नहीं, क्योंकि बाजारवाद के इस अंधे युग में अक्सर खूबसूरत कवर में घटिया चीजें खरीद लाने वाले लोग आंतरिक सौंदर्य के याचक होते ही कहाँ हैं। अन्नी भी दूसरी सभी लड़कियों की तरह अपने अंतस में छिपाकर अपने सपनों के राजकुमार की रचना बड़ी तरतीब से करती। उसमें कौन सी विशेषताएं हों और कौन से अवगुण ना हों, सब सावधानी से तय करती। सपनों का राजकुमार आता तो जरूर, पर अन्नी की झलक मात्र ही पाकर उल्टे पांव भाग खड़ा होने को आतुर रहता। फलतः अन्नी को अपने ही द्वारा सावधानी से घड़ी सपनों के राजकुमार की उस मूरत को मजबूर होकर रेत के घरौंदे सा मिटा देना पड़ता। खुशी खुशी फिर से सपनों के नए राजकुमार का सृजन कर्म तेजी से चलता, ठीक वैसे ही जैसे विश्वकर्मा पल भर में कोई पूर्ण व्यवस्थित नगर बसा दे। लड़के वालों के द्वारा किए गए आरंभिक अस्वीकार तो उस जिंदा दिल लड़की की आशा को पराजित नहीं कर सके, परंतु निरंतर अस्वीकारों की दलदली जमीन में उसकी आशा धीरे धीरे धंसती चली गई। वह उससे निकलने को जितना छटपटाती, अस्वीकारों की दलदल उसे उतने ही नीचे खींचती जाती। प्रतिक्रिया स्वरूप निराशा और हताशा अपना आकार बढ़ाती ही चली गई। उस अनभिज्ञ भोली लड़की को अपने काली कुरूप होने के इस कदर दुष्परिणाम का तो अभी तक गुमान भी नहीं था। वो इस तरह हतप्रभ रह गई जैसे किसी को अकस्मात पता चले कि उसका सब कुछ लुट चुका है, यहाँ तक कि उसके पैरों तले की जमीन भी उसकी अपनी नहीं है। अब गहरी चिंता में डूब चुकी अन्नी अपलक जागती हुई रातों में प्राण लेवा निराशा से निपट अकेली जूझती। कभी बेतहाशा आंसू बहाती, कभी अपने जन्म का कारण बने माता पिता के संसर्ग के क्षणों को कोसती। सोचती कितनी घृणा और कुत्सित विचार भरे होंगे उस क्षण,
परस्पर उसके माता पिता के मध्य संभवतः मात्र काया ही मिलन करती रही होगी, पर मन किंचित भी प्रफुल्लित न हुए होंगे दोनों के। अन्यथा सृजन के उन सुंदरतम कोमल क्षणों का प्रतिदान उसकी इस महाकुरूप काया में क्यों कर प्रकटता भला। कभी सोचती कि वह कहीं माता पिता के प्रेम में फरेब और कपट की प्रतिछाया तो नहीं, वरना तीनों भाई इतने कुरूप काले क्यों न हुए। उसने कहीं सुना था कि पति पत्नी में से जो भी अपनी बात दृढ़ता से मनवा लेता हो, संतान उसी का रूप रंग ग्रहण कर लेती है। तो क्या माता पिता दोनों ही बराबर की जिद करते रहे होंगे? जिद भी बेढंगी, जिसकी वजह से दोनों के व्यक्तित्व के माँ दुर्गुण ही आए उसमें मलाल करती है कि काश माँ का रंग और पिता के नैन नक्श ही उसे मिल गए होते तो वह इतनी काली कुरूप तो ना हुई होती। कम से कम वह रह रहकर अधीर हो उठती। क्यों, आखिर क्यों नहीं पहचानता कोई मन की अच्छाइयों का अप्रतिम रूप? क्यों नहीं महसूस करता कोई प्रेम की स्निग्धता? क्यों किसी को दिखाई नहीं देता समर्पण का चमचमाता उजला रंग? देह पर चढ़ी हल्की और झीनी काली परत क्यों हावी हो जाती है इंसान की इन भारी भरकम अच्छाइयों पर? अन्नी बार बार खुद से यह प्रश्न करती। अन्नी की एक पड़ोसी सहेली अपना वजन कम करने जिम जाती और दूसरी रंग रूप निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर। अन्नी ने सहेलियों की यह बात अपनी माँ को इस आशा के साथ बताई थी कि माँ प्यार से कहेगी, अन्नी बेटा तू भी चली जाया कर जिम और ब्यूटी पार्लर अपना रंग रूप निखारने। परंतु उसकी आशा के विपरीत लड़के वालों के घर से कल ही हुई ना से झुंझलाई हुई माँ की झुंझलाहट अन्नी पर फूट पड़ी। उन्हें देख और खुद को देख, दुनिया की होड़ करो बस, खुद की शक्ल सूरत तो देखो मत। यूं भी उनके बाप तो बोरे भर भर रिश्वत की कमाई लाते हैं, तेरे बाप से कमाई गई ऊपर की कहानी कौड़ी भी जो तुझे ब्यूटी पार्लर भेज सकूं। इतना शौक चढ़ा है गोरी होने का तो खड़िया रगड़ ले मुंह पर। कसरत करने जिम जाएंगी महारानी, घर का काम करो, कौन सी कसरत बड़ी है इससे? सारा दिन बकरी की तरह चर कर भरे बोरे से फूल गई है। कौन जाने मेरे किन पाप कर्मों का फल दिया ऊपर वाले ने 3-3 सजीले बेटों के साथ तुझ जैसी काली कलूटी बेटी मेरी गोद में डालकर। माँ के इस अप्रत्याशित व्यवहार पर वो किसी महापाप कर लिए जैसे अपराध बोध से भर उठी। उसकी दृष्टि पाँवों के पास जमीन पर ही चिपक कर रह गई थी और पाँव वहीं जमीन में गढ़े से रह गए देर तलक। हाँ, यह तो सच है कि कोई माँ इस कदर कठोर नहीं हो सकती। अन्नी की माँ भी तो कहाँ थी इस कदर कठोर, परंतु निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था उनका, जिसमें पैसों की किल्लत बनी ही रहती है, कोई माने या ना माने। पैसे की यह कमी प्यार और स्नेह को भी प्रभावित करती तो जरूर है। अन्नी की माँ भी उसे हर माँ की तरह प्यार ही तो करती थी, परंतु उसके ब्याह के दानव ने उस प्यार के दामन को तार तार कर दिया। बार बार अन्नी को अस्वीकृत किया जाता रहा। कोई एकाध परिवार अगर अन्नी की शक्ल सूरत पर समझौता करने को तैयार हो भी जाता तो वह दहेज इतना मांग लेता कि अन्नी के पिता उसे जुटा ही ना पाते। उसके पिता ने स्वयं तो इतना कभी कमाया ही ना था। बड़े 2 बेटों ने विदेश जाकर घर से कोई वास्ता रखा है नहीं था और तीसरे बेटे अजय भैया की कमाई तो अभी शुरुआती दौर में ही थी। अतः अन्नी के साथ साथ उसके माँ बाबूजी का संयम भी लड़खड़ाने ही तो लगा था। पिता तो फिर भी कुछ साध पाए थे खुद को, पर माँ का हर समय का चिड़चिड़ाहटों से भरा सानिध्य अन्नी को मार गया। सारे समाज के तिरस्कार के साथ अपनी ही माँ के द्वारा तिरस्कृत होकर छलनी हुई वो बेबस मासूम लड़की ईश्वर से पूछती, हे ईश्वर, संसार को तो छोड़ो, तुम ही ने कौन सा रहम कर दिया मेरे ऊपर? मेरी जो माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति थी उस तक के मन में मेरे लिए घृणा भर दी। अजय भैया ना होते तो मैं तो कभी की मर गई होती। कभी वह ईश्वर से पूछती कि तुमने क्या किया प्रभु, सिर्फ आंखों को काली बनाने की गाढ़ी काली स्याही मेरी सकल काया पर ही उड़ेल दी। कभी वो माँ से छिपकर चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी तो कभी बेसन का लेप लगाती, कभी चुपके से अपनी भाभी आभा की गोरेपन की क्रीम लगा लेती। पत्रिकाओं में रंग रूप निखारने के नुस्खे पढ़ती, पर अपनी मौलिकता पर दृढ़ प्रतिज्ञ चेहरे का रंग 19-20 का अंतर भी तो नहीं दिखाता।
अन्नी ने काया को छरहरी करने के कठिन क्रम में घर के कामकाज का अधिक से अधिक भार खुद पर ले लिया था। अब वह खाना भी ना के बराबर ही खाती। खाने की शौकीन वो मासूम लड़की भूखी रहकर अवसाद की चपेट में आने लगी। उसके पिता भी रोज रोज लड़का खोजने जाते रहने के व्यय और थकान से आजिज आ चुके थे। वे भी अन्नी को ही परेशानी का कारण मानने लगे थे। उसके प्रति उनकी दृष्टि भी कठोर से कठोरतम होती चली गई, जिसने उसे भीतर तक आहत कर डाला। रही सही कसर अजय भैया की नौकरी में व्यस्तता ने पूरी कर दी। वह रात पड़े ही घर में घुस पाते। घर आकर भी कंप्यूटर पर काम करना होता। बचा हुआ थोड़ा बहुत समय पत्नी आभा को भी देना ही होता था। ऑफिस में वह अन्नी के ब्याह की तमाम जुगत भिड़ा रहे थे, अन्नी को बताए बगैर, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। परिवार और समाज द्वारा कुछ अनजाने ही और कुछ जानबूझकर की गई उपेक्षाओं के मध्य वो निश्चल निर्मल मन भोली लड़की भ्रमित होकर रह गई। ऊपर से दिल दहला देने वाली हर अस्वीकृति के बाद अपनी ही माँ के ताने उलाहने और अपने पिता की कठोर होती दृष्टि सहने को विवश होती वह परिणामतः बाहर के लोगों से मिले अस्वीकारों और घर के लोगों से मिली उपेक्षाओं के कारण उसके खुद से लड़ने की हिम्मत चूर चूर हो गई। 31 बरस की आयु में हताश हो उन्हीं भयानक अस्वीकारों, तिरस्कारों, उपेक्षाओं और ताने उलाहनों को उसने अपने ही दुपट्टे के साथ मजबूती से बटा और उसका एक सिरा अपनी गर्दन में और दूसरा पंखे की छड़ से बांधकर अपनी काली मोटी काया लेकर मौत का झूला झूल गई। वो भोली घरेलू लड़की दूसरी पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह अपनी भावुकता पर नकेल कसना सीख ही कहाँ पाई थी। परिवार अपनी नासमझियों का यह प्रतिफल सोच भी नहीं सकता था। सब हताश थे, विशेषकर अजय भैया बहुत व्याकुल हो उठे थे। अजय भैया उसकी पढ़ाई के समय उसकी मदद नहीं कर सके थे, क्योंकि तब वे भी तो पढ़ाई ही कर रहे थे, परंतु अब तो वह स्वयं कमाते थे। उन्होंने अन्नी को फिर से पढ़ाने लिखाने का प्रयास भी किया था, परंतु इस बार अन्नी ध्यान लगा ही नहीं सकी थी पढ़ने लिखने में। अजय भैया को बार बार पश्चाताप होता। काश उन्होंने थोड़ा अधिक समय दे दिया होता अन्नी को, तो शायद उसे यूं मरना न पड़ता। अन्नी की आत्महत्या के ठीक 1 बरस बाद अजय भैया की बेटी ने जन्म लिया। बच्ची की झलक मात्र ही परिवार का दिल बैठाने के लिए पर्याप्त थी। जैसे मरकर भी अन्नी अपने प्यारे अजय भैया से अलग रह नहीं सकी थी और बरस भर बाद इतिहास को दोहराने चुपके से वापस अपने घर चली आई थी। बच्ची का जन्म घर में खासा मातम लेकर आया। अन्नी की भयावह मृत्यु का धुंधलाता दृश्य खुद को झाड़ पोंछ कर घर के हर सदस्य के दिल में सीना तान कर आ खड़ा हुआ। सब एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। कभी दृष्टि चुराकर दीवार पर टंगी अन्नी की माला चढ़ी तस्वीर को देखते, कभी उस नवजात को। रूप रंग से लेकर समाज की खोखली मान्यताओं से जन्मी उपेक्षा ने बच्ची की मां आभा की आंखों से बच्ची के लिए नैसर्गिक ममता को पीछे ढकेल दिया। आभा की आंखों में अन्नी की असमय मृत्यु का आतंक उस नन्ही बच्ची के भविष्य के साथ भय के साथ जुड़ गया था, जिसे अजय भैया ने सहज ही ताड़ लिया था। कहीं ना कहीं उन्हें तो संतोष ही हुआ था इस रूप में अन्नी के लौट आने का। वह इस बार अन्नी को अथाह प्यार के ऋण से उऋण होने का अवसर पा गए थे। जैसे वे समझ गए थे कि इस बच्ची को योग्य बनाकर ही वे अन्नी के साथ माँ, बाबूजी और सारे समाज द्वारा की गई नाइंसाफी को न रोक पाने के पश्चाताप से मुक्ति पा सकेंगे। प्रकृति ने जैसे एक बार फिर उन्हें एक रास्ता दिया था अन्नी से उऋण होने का। उन्होंने पत्नी आभा के पास लेटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। माँ बाबूजी को उनकी पहली पोती तथा पत्नी को उसकी पहली संतान की बधाई देकर माहौल को थोड़ा हल्का किया। अजय भैया अपने परिवार में सबसे अधिक समझदार, प्रगतिशील विचारों से भरे युवा, आधुनिक होते समाज का हिस्सा थे। वे जानते थे कि आने वाला कल स्त्री का भी होगा, जहां मात्र
उसके रंग रूप से तो उसका जीवन प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए अजय भैया एक पुरुष होकर भी अपनी बहन की पीड़ा समझ सके थे, अपने लिए उसके निस्वार्थ प्यार को समझ सके थे, जिसका प्रतिफल न दे पाने का पश्चाताप सुई की नोक बनकर उन्हें भीतर तक चुभता रहा। स्त्री अगर अन्नी के स्थान पर कोई और होती जिसने समाज के इस भयावह रूप से आजिज आकर यह कदम उठाया होता, तो संभवतः अजय भैया भी तटस्थ ही रह गए होते, परंतु यह तो उनकी लाडली बहन अन्नी थी ना। उसकी इस तर्कहीन मृत्यु पर उनकी तटस्थता उनके अपने जीवन को निर्मूल निरुद्देश्य ही बना सकती थी। आभा ने नन्ही बच्ची का रंग निखारने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया, परंतु प्रकृति अभी मिलावटखोरी से बची हुई है। उसकी ईमानदारी सिद्ध करता बच्ची का पक्का रंग ठीक अन्नी की तरह टस से मस नहीं हुआ। माँ आभा चिंतित हो उठी। अपने पसंदीदा फुलकारी वाले जिस गुलाबी दुपट्टे को ओढ़कर अन्नी ने अपने मन में न जाने कितने सपने पोसे होंगे, उस भयावह रात उसी गुलाबी दुपट्टे से बंद कर लटकती हुई अन्नी की लंबी हुआई गर्दन, उसकी फटी हुई आंखें, उसके मुंह से लंबी होकर बाहर निकल आई सफ़ेद जीभ, पंखे से लटकी उसकी काली मोटी काया, रात को आंखें बंद करते ही आभा की आंखें झूलने लगती और वो भयभीत हो अचानक चीख पड़ती। अजय भैया ने उसके अनकहे भय को भांप लिया था। इकलौती लाडली बहन को खो देने का दुख भूलने का तो प्रश्न ही कहाँ था। अभी तो अजय भैया उसकी आत्महत्या के कारण से समझौता ही नहीं कर सके थे। इस बच्ची ने उनके घर में जन्म लेकर तो जैसे उपकार ही किया था उन पर, उनकी आत्मा से अन्नी की तर्कहीन आत्महत्या का बोझ उतारने का उपकार। बचपन के वे दिन याद थे उन्हें, जब अन्नी सबको छोड़कर छोटे भैया कहती उनके पीछे दौड़ती रहती। अजय भैया के सिवा उसे किसी और का साथ बिल्कुल भी सुहाता ही ना था। माँ सारे बच्चों को खाने की चीज़ें बांटती तो अन्नी अपना हिस्सा भी अजय भैया को दे देती। उनसे लगभग 5-6 बरस छोटी वो अन्नी खुश होकर उनके कंधों पर झूलती रहती। अजय भैया उस बात को कैसे भूल सकते थे जब वे ट्यूशन जाने के लिए साइकिल की जिद कर रहे थे और बाबूजी ने साफ मना कर दिया था। तब नन्ही सी अन्नी अपने छितरे हुए बालों के पीछे छिपे कानों से अपनी छोटी छोटी बालियां उतारी और उन्हें देकर कहा, छोटे भैया इसके बदले में पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ सच्ची भैया, एक दिन माँ ने बाबूजी तो यही कहकर अपने तंदन दिए थे। सच्ची बता रही हूँ भैया, तुम साइकिल ले लेना इसके बदले वाले पैसों में। उस दिन अजय भैया ने अपनी उस मासूम बहन को अपने गले से लगा लिया था और वो नन्ही नन्ही बालियां उसके कानों में पहना दी थीं, यह कहकर कि साइकिल में बाद में लूँगा अन्नी। फिर उन्होंने माँ बाबूजी से कभी साइकिल की जिद नहीं की। एक बार जब वे अपनी इंजीनियरिंग के लिए अजय भैया हॉस्टल में चले गए थे, तब उन्हें याद कर अन्नी को बुखार आ गया था। तेज बुखार में वह छोटे भैया ही बड़बड़ाती रहती थी। जब दवाइयों से बुखार उतरा ही नहीं तो डॉक्टर ने उसके छोटे भैया को बुलाने की सलाह दी थी। अजय भैया को आना ही पड़ा था, तभी बुखार उतरा था अन्नी का। फिर जब उन्होंने यह बोला कि वह हर हफ्ते उसे खत लिखेंगे और पड़ोसी गुप्ता अंकल के फ़ोन पर हर हफ्ते उसे फ़ोन भी करेंगे, तब कहीं जाकर वापस हॉस्टल जा पाए थे अजय भैया। वे कहाँ भूल पाए थे अपनी पढ़ाई की जागती अनगिनत रातें, जिनमें छोटी सी अन्नी ने अपनी नींदें कुर्बान की थी उनका साथ देने के लिए। उनके पास चुपचाप बैठी गोल मटोल अन्नी पहले तो स्कूल की किताबें पढ़ती, जब थक जाती तो कभी नंदन कभी चंदा मामा पढ़ती, कभी मादारा दिन में बीनने के लिए चावल ही बीनती रहती, कभी जवे तोड़ती रहती। अजय भैया को नींद आती तो धाप धाप चलकर छोटी सी अन्नी उनके लिए झट से चाय ले आती, 2-4 बातें बनाती, ना जाने कहाँ कहाँ से सीख कर चुटकुले सुनाती और खूब हंसाती, उन्हें स्फूर्त कर देती। अपने जोड़े हुए पैसे उन्हें पिकनिक या शॉपिंग के लिए दे देती। उनका कमरा सबसे अच्छी तरह झाड़ती पोंछती, उनके लिए पिता तक से लड़ जाती और भी न जाने कितनी बातें थी जिन्हें चाह कर भी भूल ही नहीं सकते थे अजय भैया। तो अजय भैया खुद भी उसे असीम स्नेह करते थे। यूं भी किसी भाई को बहन के शारीरिक सौंदर्य से भला क्या सरोकार, उसे तो दिखाई देता है अपनी बहन का सिर्फ मन और उसका लाड प्यार।
जो गलतियां अन्नी के साथ हुई वो इस बच्ची के साथ हरगिज नहीं दोहराई जाएंगी, ऐसा विश्वास किया अजय भैया ने। माता पिता और पत्नी के लाख आग्रहों के बावजूद उन्होंने किसी दूसरी संतान के विषय में सोचा तक नहीं। अपनी वंश परंपरा का संवाहक उन्होंने अपनी बेटी को ही बनाया। परिवार द्वारा दूसरी संतान के आग्रह पर वे हर बार यही तर्क देते कि माँ बाबूजी, अगर अन्नी भी आपकी इकलौती संतान होती तो क्या आप उसकी शिक्षा और व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देते? अगर वो भी हम 3 भाइयों की तरह बड़ी बड़ी कंपनियों की कमान संभाल रही होती तो क्या अपनी बुद्धि को एक तरफ रखकर वह अपने शरीर पर लिपा गाढ़ा काला रंग ही देखती रहती? बस 85 पढ़े लिखे लोगों की मुखिया बनकर अपने कैरियर के चमचमाते प्रभात के आगे तन पर चढ़ी सांझ को ही हावी होने देती खुद पर अन्नी। अजय भैया ने बेटी की अधिकतम जिम्मेदारियां स्वयं उठाने का उद्घोष कर दिया था घर में। पंडित से नामकरण न करवाकर नाम भी स्वयं रखा था, मेधा विश्वास। माँ ने समझाना चाहा था, बेटियां तो माँ के सानिध्य में ही पलती हैं बेटा। अजय भैया स्वयं को पल भर भी तो नहीं रोक सके थे माँ को कड़वा उत्तर दिए बगैर। इस नन्ही बच्ची के लिए आभा की आंखों में मैंने जो तिरस्कार देखा है ना माँ, मैंने वही तिरस्कार देखा है माँ, जो अन्नी के लिए कोई लड़का ना मिलने पर उसके लिए तुम्हारी आंखों में आ गया था। क्षमा करना माँ, तुम स्त्री होकर भी क्या अपनी इकलौती मासूम बेटी का दुख समझ पाई थी? अगर तुम अड़ गई होती कि बेटों की तरह ही तुम्हारी बेटी भी उच्च शिक्षा लेगी तो क्या बाबूजी को मानना नहीं पड़ता? अजय, अपने भीतर तेजाब से जला देने वाली ग्लानि से तिल मिलाकर माँ ने अजय भैया को रोकना चाहा, परंतु वे रोक नहीं सकी थी। बल्कि वह और भी उग्र होकर बोले थे, तुम तो चुप ही रहो माँ। माँ होकर भी कहाँ देख पाई थी तुम अन्नी के भीतर की बेचैनी, कि अपने काले रंग को बस जरा सा निखार लेने की कितनी ललक होने लगी थी उसे अंतिम दिनों में। मैंने देखा था उसे घोर अवसाद में घिरकर चुपके अकेले आंसू बहाते। पुरुष होकर भी मैंने महसूस की थी उसकी छोटी छोटी आंखों में समाई विकराल विवशता। हाँ, मैंने देखी थी उसके सतही शांत व्यवहार के भीतर कलेजा चीर देने वाली भयानक उथल पुथल। मुझसे छिपा नहीं था उसकी फीकी मुस्कान के पीछे का तड़पा कर रख देने वाला भयानक रुदन। मैं उसका प्यारा भाई ही सही, पर था तो पुरुष ही ना माँ। कैसे कह पाती वो निरीह अपने मन की सब बातें मुझसे खोलकर पूरी तरह? अजय, अब बस भी कर। माँ अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगी थी। तुम कहती हो मैं इस नन्ही सी बच्ची को आभा के भरोसे छोड़ दूं? नहीं माँ, मैं अन्नी को दोबारा मरने नहीं दे सकता। अपनी बेटी मेधा ही नहीं, अन्नी की बात तो अजय भैया ने अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया था, किसी भी रूप से कमज़ोर लड़कियों के जीवन को राह पर लाने का। दीदी, ऋचा दीदी कहाँ खो गई? चाय लो ना, चाय ठंडी हो रही है। भाभी कब से चाय ले आई हैं और मुझे ध्यान ही नहीं। उन्होंने मेरा कंधा हिलाकर मेरी तंद्रा भंग की है। अतीत के अंधेरे कूप में डूबी हुई मैं वर्तमान के समतल पर लौट आई हूँ। ओह, मैं कहीं भी तो नहीं खोई भाभी, बस अन्नी की यादों ने घेर लिया था मुझे। कहानी यहीं समाप्त हुई मित्रों। धन्यवाद।